नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज वीडियो आपका लेट आ रहा है तो क्षमा प्रार्थी इसके लिए, लेकिन ठीक है, कंटिन्यूटी तो बनी हुई है आपकी, लगातार आएगा वीडियो, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कभी लेट में आए वीडियो, लेकिन आएगा डेली। कभी बहुत आपातकाल आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, उस दिन ना आए वो एक अलग केस है, अदरवाइज आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। और चूंकि वैसे भी आपका एग्जाम एकदम नजदीक है और ऐसे में बिल्कुल भी एक भी दिन स्किप जो है करना, आपका एक भी दिन पढ़ाई को ब्रेक करना आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए सीधे हम लोग 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे लास्ट डे का रिवीजन, जो कि हम लोग करते हैं डेली। तो अभी हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर बनाया है और ये चर्चाओं में है, ध्यान दीजिएगा इसको। और मैंने आपसे कहा था कि थोरियम के मामले में भारत जो है अपने आप में समृद्ध है और थोरियम का कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है पिछली क्लास में हमने आपको समझाया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजे भारत पाक तनाव के बीच यूएन प्रमुख ने दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को बाकी पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। शांति हर जगह अच्छी नहीं होती है, शांति प्रिय बहुत देश हैं। हालांकि युद्ध किसी भी देश के लिए जो है सही नहीं होता है, युद्ध का परिणाम हमेशा दोनों देशों के लिए घातक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कहते हैं ना कि पानी जो है सर से ऊपर बहने लगे, तब वो स्थिति आती है। युद्ध जरूरी नहीं है, युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कार्यप्रणाली रही है पाकिस्तान की, या आतंकवाद प्रायोजित जो चीजें हो रही हैं, वो अपने आप में मानवता पर क्या है, कुठाराघात है। कहते भी है, मैंने कई बार कहा कि जुल्म करने से बुरा है जुल्म सहन करना, और डरकर जीने से अच्छा है सामने लड़के मर जाना, है ना। तो बहुत, क्योंकि जब बात मानवता के खिलाफ आती है तो वहां पर एक्शन का जो है होना बहुत आवश्यक है। अभी तक फिलहाल देखते हैं क्या कुछ भारत सरकार करती है, उम्मीद है कुछ नया कुछ बेहतर होगा मानवता के हित में। ठीक है, क्योंकि भारत की नीति विस्तारवादी नहीं है, युद्ध करेगा। जैसे चीन है, चीन की नीति कैसी है, विस्तारवादी है, और चीन की नीति विस्तारवादी है, दैट मींस कि वो कब्जा करता है, अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट करता है, फिर वहां पर उसके संसाधनों पर जो है अपना कब्जा कर लेता है। भारत की यह नीति नहीं रही है, भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। भारत की विदेश नीति जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः पर रही है। तो इस भावना के साथ अगर भारत कुछ करता है तो निश्चित रूप से वह कदम जो है मानव हित में होगा, अगर युद्ध की स्थिति आती है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रिटोरिया में 22 to 23 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार और निवेश पर एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो अभी 22 अप्रैल को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, और ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में ऑलरेडी हमने आपको जो है समझाया था कि भाई यहां से प्रश्न बनता स्वाभाविक है। और यहां पर शॉर्ट नोट्स भी आपके आते हैं, इसको भी आपको विशेष तौर पर क्या करना है, याद रखना है। मैं फिर से एक बात आपसे मैं कहता हूं कि जो जो पॉइंट मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि प्लीज आप लोग उसको नोट डाउन जरूर किया करिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, प्लीज ना। आगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में तीसरी अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। और मैंने आपसे कहा था कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, किस प्रकार से कंप्यूटर से फास्ट वर्क करता है क्वांटम, ठीक है, टेक्निक अपने आप में। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 24 अप्रैल को बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। और कई जो है ये मामलों के लिए जाने जाते हैं, और इनका निधन अपने आप में भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। और तो इनके बारे में प्रश्न बनना स्वाभाविक है, डैम श्योर है कि इन पर प्रश्न बनना जो है डैम श्योर मतलब आएगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर मैं कह सकता हूं कि भैया ये पेपर आउट है एक तरीके से। भाई साहब जबान मत पकड़ लेना कि हृदय सर ने कहा बता लेगी, ऐसा कहने लगो। पेपर आउट इन द सेंस कि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके एग्जाम में आने की 100% संभावना होती है। ठीक है, तो उस 100% संभावना के आधार पर कहता हूं कि समझ लो कि ये पेपर में आपके आएगा ही आएगा, आउट टाइप का है। ठीक है, पहले बाद में हमारा गला पकड़ लो, हृदय सर क्या रहते, पेपर तो आउट हो गया। भाई साहब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट है, भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के बीच हमले यानी कि आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आगे 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है एक प्रकार अपने आप में वो भारत में सबसे ज्यादा फैलता है, और इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट है, दूसरी एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता 25 अप्रैल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। योगासन आप जानते होंगे ये योग है, लेकिन इस योग को दरअसल क्या किया गया है, खेल में इसको शामिल कर लिया गया है। किसमें? खेल में। जो योगासन की प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो आपका, चाहे
फिजिकल जो भी योगिक जॉगिंग हो, वो सारी प्रक्रियाएं जो योगासन आपके होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको खेल में शामिल कर लिया गया है। तो ये अपने आप में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर, लेकिन उसके पहले आपसे सभी लोगों ने प्रश्न पूछा गया था, बताओ निकट दृष्ट दोष को ठीक किया सकता है। आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, आप सभी लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं। चलिए अब हम आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025। तो अभी आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो ये क्या कुछ इसमें पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। और आकाशवाणी इस समय आप जानते होंगे पहले के कंपैरिजन में अपने आप को इसने अपडेट किया और बेहतर न्यूज और बेहतर चीजें यहां पर आ रही हैं। आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार जीते। अच्छा 2 बार हो गया क्या है, ठीक है छोड़ कोई बात नहीं, 2 बार हो गया ये। नेक्स्ट है रेडियो और श्रव्य कार्यक्रम निर्माण में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाले पुरस्कार समारोह का मुंबई में आयोजन किया गया। तो यानी पूरा कार्यक्रम जो है कहां पर आयोजित किया गया, मुंबई में आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए इसको कट कर दीजिएगा, 2 बार हो गया, ठीक है। चलिए आकाशवाणी को मिले शीर्ष पुरस्कारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी को रेडियो का सीरीज ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताओ अभी हाल ही में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें सीरीज ऑफ द ईयर घोषित किया गया किसको, तो आप कहेंगे सर नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रही, आप जानते होंगे इनके बारे में। नेक्स्ट है 13 एपिसोड की श्रृंखला में विशेष रूप से महिलाओं के धैर्य दृढ़ संकल्प की कहानियां दोहराई गई हैं। इस श्रृंखला का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक विशेष साक्षात्कार के साथ हुआ। इसे पिछले साल राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड किया गया था। तो ये क्योंकि महिलाओं पर आधारित यह कार्यक्रम है, ऐसे में यहां से भी प्रश्न बनना स्वाभाविक है, इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है। आप जानते होंगे ये कार्यक्रम आता है और ये अब आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो इसमें लिखा रहता है कि आज पब्लिक स्पीक का विषय ये है। तो अलग अलग विषयों पर स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें होती हैं उन पर अलग अलग जो है इस पर चर्चा होती है। पब्लिक स्पीक एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, संभवतः आप लोगों ने सोचा सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन सुनिएगा कभी। इस पर अलग अलग मुद्दों पर जो है चर्चा होती है। फोन कॉल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को यहां पर शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ लेट नाइट शो श्रेणी में छाया गीत को पुरस्कृत किया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा, उजाले उनकी यादों को, बहुत टाइम से आ रहा है उजाले उनकी यादों के, बहुत अच्छा प्रोग्राम, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे रेडियो बहुत पसंद है और रेडियो पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं वो अच्छे लगते हैं। विविध भारती मुझे अच्छा लगता है, विविध भारती पर हवा महल प्रोग्राम आता है, अब तो काफी टाइम से मैंने नहीं सुना है। हवा महल रात में 8 बजे आता था, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहता था। तो उजाले उनकी यादों के बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कभी इसको भी सुनने का प्रयास कीजिएगा। को बेस्ट सेलिब्रिटी शो ऑन एयर का खिताब मिला है और सफर कास्ट को बेस्ट ट्रैवल शो का पुरस्कार मिला। इसके अलावा आकाशवाणी ने शॉर्ट फॉर्म ऑडियो कंटेंट में अपनी रचनात्मक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ अंतरालीय पुरस्कार भी जीता। तो ये कुछ जो है पुरस्कारों के बारे में चर्चा यहां पर की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार जीते। इस पे कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। रेडियो और श्रव्य कार्यक्रम निर्माण में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाले पुरस्कार समारोह का मुंबई में आयोजन किया गया, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए शिमला समझौता भाई साहब ये भी चर्चाओं में है। तो अभी आप जानते होंगे पहलगाम आतंकी हमला हुआ, कई लोग मारे गए और ऐसे में सरकार ने जो है निर्णय लेते हुए सिंधु जो समझौता है उसको क्या किया, रद्द कर दिया। और ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह से उसने शिमला समझौता रद्द किए जाने की घोषणा कर दी है। शिमला समझौता पर हम 2 बार प्रश्न करेंगे, एक तो अभी कर रहे हैं और एक हम लोग करेंगे 30 तारीख वाले में। ठीक है, तो सिंधु नदी जल समझौता रद्द किए जाने के जो है बदले में ही शिमला समझौता को पाकिस्तान ने रद्द किए जाने की घोषणा की है। क्या कुछ है इसमें, 1-2 पॉइंट हम देख लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि यह क्यों किया गया, ये तो मैंने बता दिया। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय संधि है जो 2 जुलाई 1972 को शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में हस्ताक्षरित हुई थी। किसके कार्यकाल में, यह प्रश्न पूछ सकता है। तो यह समझौता भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी, यह नाम याद रखिएगा, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच में हुआ था। अब ये जो फैक्ट है ना आपके सामने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। और मैं फिर से एक बात मैं आपसे कह देता हूं
कि जितने मैं प्रश्न यहां पर कराता हूं, जो मैं मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न देता हूं लास्ट में वो प्रश्न, और यहां पर जो जो मैं प्रश्न बताता हूं उनको आपको ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और अभी बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है 70 का बीपीएससी का, और आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप पेपर उठा के देखिएगा, जीएस पेपर फर्स्ट का पेपर देखिएगा और जीएस सेकंड का आप पेपर देखिएगा बिहार पीसीएस में। उस बिहार पीसीएस में आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पीसीएस के लिए डिस्कस किया था, और यहां पर करंट अफेयर्स तैयार कराते समय मैंने आपसे को टास्क दिया था कि आपको ये रेडी कर लेना है, वो सारे प्रश्न आप टच नहीं करेंगे पेपर उठा। अगर आप मेरा करंट अफेयर्स लगातार देख रहे होंगे, मैं यहां पे प्रूफ नहीं डाल रहा हूं, वो मेरी हैबिट नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरा करंट अफेयर्स देखा होगा और बिहार का पेपर आप उठा के देख लीजिए, एक एक प्रश्न बिहार स्पेशल का छोड़ दीजिएगा और पेपर फर्स्ट में स्टैटिस्टिक्स को छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा जितने प्रश्न हैं सबके सब हमने इसी क्लास में हमने आपको डिस्कस किया है। और मैंने कहा था तैयार कर लीजिएगा, चाहे वो उत्तराखंड नागरिक समझौता की बात हो, चाहे दिल्ली इलेक्शन की बात हो, ठीक है, चाहे कोई अन्य मुद्दा हो, जितने प्रश्न आए हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड में जीएस के, ठीक है, करंट ओरिएंटेड, वो सभी प्रश्न हमने आपको कराए हैं इसी क्लास में, इस डेली करंट अफेयर्स क्लास में। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये क्लास आपके न सिर्फ आरओ के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि यह क्लास आपके यूपी पीसीएस के साथ साथ में अलग अलग स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं वहां के लिए भी आवश्यक है, और यूपीएससी में भी प्रश्न यहां से बनेंगे। दावे के साथ मैं कहता हूं, शर्त इतनी सी है, तल्लीनता के साथ आपको वीडियो देखना है प्लीज, ठीक है। चलिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए, अब आप कुछ पॉइंट हम लोग और देखते रहते हैं इसमें। तो यह समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, आप जानते होंगे, के बाद दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करने और भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए ही शिमला समझौता किया गया था। आप बखूबी इस बात को क्या होंगे, जानते होंगे और जो है समझते होंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिमला समझौते के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? तो दोनों देशों ने तय किया कि आपसी विवादों को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा, ना कि बल प्रयोग से, जो कि चल रहा था। सीमा निर्धारण एलओसी का निर्माण हुआ। नियंत्रण रेखा 1971 के युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर जो युद्ध विराम से रेखा बनी थी, उसे नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के रूप में स्वीकार किया गया। दोनों पक्षों ने इसका सम्मान करने का वचन दिया कि भैया एलओसी का हम सम्मान करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इसको निभाया कभी नहीं, ठीक है। लगातार गोलीबारी होती रहती है। द्विपक्षीय वार्ता, भारत और पाकिस्तान ने तय किया कि भविष्य में किसी भी मुद्दे का समाधान केवल आपसी बातचीत के माध्यम से होगा, किसी तीसरे पक्ष जैसे संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य देश के माध्यम मध्यस्थता के बिना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हायतौबा मचाता रहता पाकिस्तान, भैया बचा लो हमको, कोई देखो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को। तय हुआ था शिमला समझौते में, लेकिन शिमला समझौते के एक भी पॉइंट को पाकिस्तान ने कभी नहीं माना, और यही जो है मूर्खतापूर्ण वाली बात है पाकिस्तान की, कि जो इसके हाथ अभी बनी हुई है, ठीक है। आगे संबंधों का सामान्यीकरण, दोनों देशों ने आर्थिक, राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों को सामान्य करने का प्रयास करने का संकल्प लिया। बहुत बैठकें हुई अटल जी के कार्यकाल में, तो बहुत बार बैठकें हुई। अटल जी को बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया, अरे भैया तुम पाकिस्तान के पीछे कहां इतना पड़ते हो, लेकिन बावजूद इसके बहुत प्रयास किए गए, ठीक है। लेकिन खैर क्या किया जाए। युद्धबंदियों की वापसी, भारत ने युद्ध में पकड़े गए लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहाई का वचन दिया, जो बाद में चरणबद्ध तरीके से उनको वापस भेजे गए। कई सारी गलतियां भारत ने भी की है, बहुत ज्यादा। जब सॉफ्ट टाइप के होते हो ना, तो आप जैसे ही चले जाते हो, मेरा तो यही मानना है। आज के समय में बहुत सॉफ्ट नेचर रखना बहुत मूर्खतापूर्ण वाली बात है। आप नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं ना, तो आपको दुनिया मूर्ख बनाएंगे और आप ऐसे धैर्य के धैर्य रह जाओगे। आपकी सच्चाई हमेशा धैर्य की धैर्य आएगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, हमेशा जो है आदर्शवादी जीवन नहीं जीना चाहिए, हमेशा यथार्थवादी जीवन जीना चाहिए, ठीक है। जो यथार्थ है उसमें जियो। आदर्शात्मक जीवन जियोगे ना, कहीं कुछ नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि आप किसी की चोरी करने लगेंगे किसी घर में, वो अलग बात है, लेकिन आदर्शात्मक जीवन बहुत जीना आपके लिए घातक होगा। इसलिए यथार्थ जो है यथार्थ में जिए, ठीक है। हमेशा अपने आप को पारदर्शी रखिए, हमेशा अपने आप को जो है सम्मानीय रखने के लिए अपने हैबिट्स को अच्छा रखिए, लेकिन बहुत ज्यादा आदर्शवादी जीवन जीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। चलिए, ठीक है। तो दुनिया जो है ना ऐसे दबा देगी आपको। चलिए नोट, इस समझौते के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने बांग्लादेश को राजनयिक मान्यता दी, और इसके साथ ही भारत द्वारा अधिकृत की गई 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि पाकिस्तान को वापस कर दी गई। कितना महान देश है देश भारत, ठीक है। इसी महानता की बदौलत ही भारत को इतने सारे कष्ट जो है झेलने पड़ रहे, इतने सारे जो है आतंकवादी हमले किए जाते हैं। इसी जो है महानता के कारण, ठीक है। महान बहुत बनोगे ना तो ऐसे ही चले जाओगे, सीधी सी बात है। लेकिन क्या कीजिएगा, खैर
आगे बढ़ते हैं। शिमला समझौते के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय संधि है जो 2 जुलाई 1972 को शिमला में हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक बात है। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। नहीं भाई साहब, इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे। सिंपल सी बात है। तो यह कथन हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो यानी कोड दू क्या है? ये बी वाला कथन क्या है? रॉन्ग है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, शिमला समझौते पर भैया प्रश्न बनना स्वाभाविक है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, बिल्कुल भी इसको मत भूलिएगा। ओके, चलिए। अरे भैया इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू, बी होगा। ये रॉन्ग है ना? कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, है ना? ये वाला बी वाला नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको कट कर लीजिए और इसको कर लीजिए बी कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए? बी करिए इसको। ठीक, बी करिए इसको। चलिए, सार्क वीजा छूट योजना भाई साहब अभी चर्चाओं में है। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार पाकिस्तान के नागरिक अब सार्क वीजा छूट योजना के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। यह भी सिंधु नदी जल समझौता रद्द किए जाने के साथ साथ में सार्क वीजा पर भी सरकार ने निर्णय लिया है। सार्क वीजा क्या होता है, आइए अभी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि सार्क, अच्छा सार्क देशों के बारे में तो आप जानते होंगे। सार्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जानते हैं नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा अभी। और सार्क कंट्रियों पर प्रश्न बनता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपको सार्क कंट्रियों के बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो सार्क वीजा छूट योजना, ठीक है, सार्क वीजा, ठीक है, एक पहल है जो दक्षिण एशियाई देशों के बीच यात्रा को सरल और तेज बनाने के लिए शुरू की गई थी। ठीक, आगे सार्क वीजा छूट योजना क्या है? अब यहां पर डिटेल्स में इसके बारे में लिखा गया है। तो सार्क जो वीजा योजना है इसको 1992 में लागू किया गया था। तो यही फैक्ट आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाएगा। अब इस फैक्ट को आपको क्या करना है? तुरंत अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि भाई सार्क वीजा योजना की शुरुआत कब की गई थी? आप कहेंगे सर 1992 में, 1992 में। याद रहेगा पॉइंट। आगे, इस योजना के तहत चुने हुए व्यक्तियों को सार्क देशों को, अब सार्क देश में कौन कौन से हैं आप जानते होंगे, जिसको बोलते हैं हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको सार्क बोलते हैं ना। तो ये जो सार्क देशों के बीच वीजा के बिना यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, यानी कि जो भी सार्क कंट्री हैं उनमें आप जो है विदाउट वीजा आप जो है विजिट कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, सार्क कंट्री के बारे में पूछता है प्रश्न, बताओ सार्क देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? यह प्रश्न भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इस पॉइंट को भी। आगे, यानी विशेष श्रेणी के लोग जैसे कौन कौन से? अधिकारी, राजनयिक, व्यापारी, पत्रकार एक देश से दूसरे देश में बिना वीजा के आ जा सकते हैं। ये इस सार्क वीजा छूट योजना के अंतर्गत था। सार्क कंट्री में इतने लोग जो है वहां पर जा सकते हैं, विशेष लोग, आप नहीं भाई साहब। ठीक है, इन लोग जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे, कौन कौन से देश इस योजना में शामिल हैं? तो सार्क के 8 सदस्य देश हैं जो इसमें शामिल हैं। अब देख लेते हैं इसको। नंबर 1 आपके सामने क्या है? नंबर 1 है आपका भारत, फिर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 7 जो है कंट्रीज हैं जहां पर आप लोग जो है जा सकते हैं। किन लोगों को वीजा छूट मिलती है? योजना के तहत वीजा छूट मुख्यतः इन वर्गों को दी जाती है। कौन कौन से लोग हैं जो इस वीजा से छूट पाते हैं? नंबर 1 सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश यानी कि जो जजेस होते हैं, सांसद यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो एमपीज होते हैं, ठीक है, व्यवसायी यानी कि जो बिजनेस लीडर्स होते हैं, पत्रकार यानी कि जो आपके कौन होते हैं? पत्रकार लोग, मीडिया जगत के लोग, और विशिष्ट शिक्षाविद और कलाकार। इनको भैया वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अभी कहा है भारत सरकार ना 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 जी, हम तो इनको रद्द करते हैं, अब वीजा की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आतंकवादी घटनाएं इस तरीके से हो रही है और ऐसे में कहीं कोई भी किसी भी रूप में आपके देश में आकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे सकता है, या वो नहीं आएगा तो वो मुखाबिर बन करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर सकता है। ऐसे में सरकार ने इस वीजा को रद्द किए जाने की घोषणा भी हाल ही में कर दिया है। ठीक है, याद रहेगा भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा भाई साहब, बैठे मत रहिए गोलगप्पा जैसे, मामला सारा बिगड़ जाएगा, है ना? तो ये दिक्कत कर जाएगा आप एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क वीजा छूट योजना को लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? जल्दी से बताओ। इसमें मैंने 5 ऑप्शन दे दिए। बिहार वाला क्वेश्चन हो गया भाई साहब, भाई साहब इसको हटा दीजिए, है ना? बिहार में पहले 5 ऑप्शन आते थे, आप हालांकि अब तो 4 ही आते हैं। चलो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है बिहार क्या बोलते बोलते बिहार का दिमाग में घुस गया था मेरा। चलो कोई बात नहीं, बताओ 1990, 1992, 1993 या 1996 सार्क वीजा छूट योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992 यानी कि इस वर्ष 1992 में, जिस समय आपका हो सकता है बहुत लोगों का जन्म भी नहीं हुआ हुआ।
मेरा तो जन्म हो गया था, ठीक है, आपका पता नहीं। चलिए देखिए बी है, हाँ ठीक है। विस्कॉन्सिन की न्यायाधीश हन्ना डुगन, ये भी चर्चाओं में है। तो अमेरिका में संघीय एजेंट्स ने विस्कॉन्सिन की न्यायाधीश हन्ना डुगन को गिरफ्तार कर लिया है। और चूंकि किसी न्यायाधीश को गिरफ्तार किया गया तो कहेंगे सर काहे किया गया, तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो उन पर एक अवैध अप्रवासी को गिरफ्तारी से बचने में मदद करने का आरोप है। दोषी पाए जाने पर उन्हें 6 साल तक की जेल हो सकती है, अगर यह जो है मामला सामने आकर के जो है क्लियर होता है। एफबीआई ने बताया कि 18 अप्रैल को आप्रवासन एजेंट घरेलू हिंसा के लिए वांछित एक मैक्सिकन नागरिक एडुआर्डो फ्लोरेडस रुइज को गिरफ्तार करने के लिए डुगन के न्यायालय में गए थे। अब वहां पर क्या हुआ आइए देखते हैं। जज डुगन को जब पता चला कि आप्रवासन एजेंट आए हैं तो उन्होंने उनसे बहस की और कथित तौर पर गिरफ्तारी से बचने के लिए एडुआर्डो फ्लोरेस रुइज और उनके वकील को एक साइड दरवाजे से बाहर निकाल दिया। लेकिन एजेंटों ने न्यायालय के बाहर पीछा कर फ्लोरेस रुइज को गिरफ्तार कर लिया। बस यही मामला फंस गया और अभी जो है इन पर जांच चल रही है। जांच चलने पर इनको जो है क्या कहते हैं सजा दी जा सकती है, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्योंकि जज हैं ये तो अपने आप में चर्चा में है, बड़ी बात है अपने आप में, है ना। किसी जज के ऊपर अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो बड़ा गंभीर मामला आता है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है कौन सा, है ना। तो अमेरिका में संघीय एजेंट्स ने विस्कॉन्सिन की न्यायाधीश हन्ना डुगन को गिरफ्तार किया है, ठीक बात है। उन पर एक अवैध आप्रवासी को गिरफ्तारी से बचने में मदद करने का आरोप है। दोषी पाए जाने पर उन्हें 6 साल की तक की जेल हो सकती है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो और उसमें क्या पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सारा ही सही है, ठीक है। लेकिन पूछा कौन, तो ना तो एक ना ही दो, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें सब सही है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें सी लिखा हुआ है। अब बाय मिस्टेक हो गया। अब आप चाहें तो या तो इसको अगर आप हटा देंगे कि कौन सा कथन सही है, तो सही है तो अगर देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सही है इसमें। और अगर बात आई कौन सा सही नहीं है तो डी वाला हो जाएगा। तो क्या किया जाए बताइए, इसमें क्या कर दिया जाए। मेरे अकॉर्डिंग आप इसको नहीं वाला हटा दो, ठीक है, नहीं वाले को हटा दीजिए आप, यहां पर इसको हटा दीजिए, ठीक है। कहां गया, इसको आप हटा दीजिए, नहीं शब्द को क्या करिए हटा दीजिए। अब क्या हो गया, कौन सा कथन सही है, तो बस अब हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा आपका सही। क्या सी वाला क्या हो जाएगा, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, सी वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो ये वाला आपका राइट आंसर, ठीक। और उसको क्या कीजिए, नहीं को क्या कर दीजिए हटा दीजिए, बस हो गया, कोई दिक्कत। चलिए कई बार मिस प्रिंट हो जाता है भाई साहब। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा गणराज्य चर्चाओं में है। अच्छा देखो ये सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा गणराज्य चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है, आइए देख लेते हैं इसको एक बार। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा गणराज्य ने 2 मई तक शांति समझौते का मसौदा तैयार करने और सशस्त्र समूहों को अपना समर्थन समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। मामला चल ही रहा था, आप जानते होंगे। कांगो के विदेश मंत्री थेरेस काइकवाम्बा वैगनर और रवांडा के विदेश मंत्री ओलिवियर नदुहिंगुरे है। भाई साहब नाम ऐसा गजब होता है, ले ही नहीं पाता हूं मैं तो, ठीक है। ने कल मतलब कि जो बीत गया 2 दिन पहले वाशिंगटन में सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए और अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो गवाह के रूप में मौजूद थे। अमेरिका बीच बीच कहीं ना कहीं से रहेगा जरूर से भाई साहब, ठीक है। खतरनाक कंट्री बहुत चालू है भाई साहब अमेरिका, ठीक है। हालांकि अच्छी बात यह कि इस समय अमेरिका जो है भारत के साथ है, लेकिन फिर भी जो है मामला गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और समझौते के हिस्से के रूप में दोनों देशों ने क्षेत्र में सक्रिय सशस्त्र समूहों और आपराधिक नेटवर्क से निपटने के लिए एक संयुक्त सुरक्षा समन्वय तंत्र के निर्माण का प्रयास करने की भी प्रतिबद्धता जताई। और अमेरिका और कांगो सरकार ने रवांडा पर M23 विद्रोही समूह का समर्थन करने का आरोप लगाया है। किस पर, ये जो भैया आपका कांगो सरकार उस पर, जिसने कांगो के खनिज समृद्ध पूर्वी क्षेत्र के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। तो ये मामला चल रहा था, हालांकि इस पर अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए खैर बताइए प्रश्न आप लोग, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। अरे भाई साहब फिर से सही नहीं आ गया, क्या मामला गड़बड़ है इसमें, बार बार सही नहीं कैसे आ रहा है। यहां पर भी नहीं हटा दीजिएगा प्लीज, आज थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। नंबर 1,
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा गणराज्य ने 2 मई तक शांति समझौते का मसौदा तैयार करने और सशस्त्र समूहों को अपना समर्थन समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है। दूसरा, समझौते के हिस्से के रूप में दोनों देशों ने क्षेत्र में सक्रिय सशस्त्र समूहों और आपराधिक नेटवर्क से निपटने के लिए एक संयुक्त सुरक्षा समन्वय तंत्र के निर्माण का प्रयास करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है। कूट की सहायता से संयुक्त का चयन कीजिए। दोनों कथन इसमें सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वहां पर नहीं हटा दीजिएगा। मुझे लग रहा है कॉपी मैंने किया लेकिन बार बार वही चीज मैंने कॉपी कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया है। क्षमा प्रार्थी इसके लिए, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। उड़ान योजना चर्चाओं में भी है। केंद्र सरकार के अनुसार अब तक उड़ान योजना 625 हवाई मार्गों में जो है अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। उड़ान योजना जिसको हम क्या बोलते हैं, उड़ान ऐसा लिखते हैं ना, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, है ना। और उड़ान जो ये शुरुआत की गई थी पहल की, इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, रीजनल जो फील्ड हैं, क्षेत्र हैं, उनको कनेक्टिविटी प्रदान करना, किसके माध्यम से, हवाई जो है यात्रा के माध्यम से। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने किराया भी कम किया और जो है अलग अलग कनेक्टिविटी जो है बढ़ा दी भाई, अलग अलग, ताकि लोग जो है कम समय में अपने अपने गंतव्य तक जा सकें। ठीक है, तो उड़ान योजना के अंतर्गत यही था। और कुछ अन्य हवाई अड्डे थे, उनके विकास को भी इसमें शामिल किया गया था। इन मार्गों से देश के 90 हवाई अड्डे आपस में जुड़ गए हैं और 1.49 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने इसका लाभ उठाया। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई थी। भाई साहब याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये नहीं पूछेगा कि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2016, 15, 14, डेट के साथ पूछ लेगा। अब मोस्टली डेट तो नहीं याद रखते हो, लेकिन वो देखता है, चेक करता है फैक्चुअल डेट आपका, तो 21 अक्टूबर 2016 को। अब ये पॉइंट आपको एग्जैक्ट याद रखना है। ठीक है, और इसकी पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच में हुई थी। ठीक है, चलिए। इसका उद्देश्य देश के छोटे छोटे शहरों को भी हवाई यात्रा से जोड़ना और लोगों को सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि छोटे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो भी छोटे क्षेत्र हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, हवाई यात्रा को सस्ता बनाना, कि भैया कम पैसा में लोग अपने स्थान को जा सकें। अल्प सेवा वाले और अनसेवित हवाई अड्डों का विकास, यानी जो एयरपोर्ट या तो बंद पड़े थे या जहां से बहुत कम फ्लाइट जाती थी, उन्हें फिर से शुरू करना। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट बहराइच के बगल में एक जिला आता है श्रावस्ती, बहुत लोग श्रावस्ती के रहने वाले भी होंगे। श्रावस्ती बौद्ध जो है धर्म का अपने आप एक बड़ा जो है स्थान भी रहा है, बहुत सारी चीजें भी रही हैं। अंगुलमाल का नाम सुना है, अंगुलमाल डाकू, अंगुलमाल की जो गुफा है ना भाई साहब, श्रावस्ती में ही है। ठीक, अभी जाइएगा और घूमिएगा श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सीता द्वार जो है, कहते कि वहीं पर सीता जी समाई हुई थी, सीता द्वार है वहीं पर, और कई सारे अन्य प्रमुख जो है तीर्थ स्थान वहां पर क्या है, मौजूद हैं श्रावस्ती में। कभी आप जाइए तो कतन्या घाट उधर जाइएगा, और कतन्या घाट के साथ साथ में जो है आप लोग श्रावस्ती विजिट कीजिएगा। वहां पर बौद्ध स्थलों समेत बहुत अच्छे अच्छे स्थान है। महामंकोली का स्थान है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा है। 36 कुंतल के करीब एक घंटा बहुत बड़ा सा लगा हुआ है, वो भी है वहां पर। अंगुलमाल की गुफा है, बहुत अच्छे अच्छे जो है चीजें वहां पर मौजूद हैं। आप लोग कभी श्रावस्ती जाइएगा, विजिट जरूर कीजिएगा। और कतन्या घाट जो है संभवतः आप लोग जानते होंगे, वहां विजिट कीजिएगा। जंगल में घूमने का एक अलग ही आनंद आपको आएगा, बहुत मनोरम स्थान हमारे बहराइच में है, जाइएगा। ठीक है, और वहीं से थोड़ा सा नजदीक नेपाल है, वहां भी विजिट कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये घूमने के शौकीन तो यहां जरूर जाइएगा। ठीक है, और ये पड़ता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ना, यह भी किसका मेन उद्देश्य था। आर्थिक विकास, हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है भाई, जहां पर हवाई अड्डा बनेगा, जहां पर चीजें होंगी, तो डेफिनेटली फिर उससे रोजगार तो उत्पन्न ही होंगे। तो यह भी एक मुख्य उद्देश्य था इसका। अब आप बताओ, उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी, जैसा कि मैंने कहा ऐसे प्रश्न पूछ लेता है तो ऐसे ही पूछ लेगा, और आप इम्मा 3 में कंफ्यूजिया जाओगे भाई साहब कि कौन है शुरू हुआ था। अब 2016 तो आपको याद है कि उड़ान योजना 2016 में शुरू की गई थी, लेकिन आपको डेट नहीं याद है, तो क्या कीजिएगा, यू वाला होगा कि यू वाला होगा, यू वाला होगा, तब आप 10, 20, 30 पढ़ोगे, 10, 20 ऐसे करोगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब 100 आ गया, 21 अप्रैल आ गया, मार टिक गोला मार के चले आओगे, गलती हो जाएगी। या तो फिर अगर बाय द वे इनके साथ आपको नहीं आता है, फैक्चुअल डेटा नहीं याद है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब जैसे इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको देखने को मिले कि आपको याद नहीं आ रहा कि क्या होगा, तो जहां पर आपकी पहली नजर टिक हो ना यार 21 अक्टूबर 2016, बस उसी सामने गोला फिल के चल के करके चले आइएगा। बार बार कंफ्यूज आइएगा नहीं, 25 अक्टूबर 2016 होगा क्या जी, 21 अप्रैल 2016 होगा क्या जी, नहीं,
और एक बात यहां पर महत्वपूर्ण मैं और आपको समझा दे रहा हूं, जब भी किसी योजना के बारे में पढ़ें या जब भी कोई फैक्चुअल डेटा पढ़ें तो उस फैक्चुअल डेटा को अपने किसी जीवन के किसी पॉइंट से इसको कोरिलेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा बर्थडे बाय द वे अक्टूबर में आता है, हालांकि दिसंबर में आता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए या आप में से किसी का बर्थडे जो है आता है 21 अक्टूबर को ही आता है या अक्टूबर में आता है, ठीक है, आसपास में, तो उससे आप फ्रेंड कर सकते हैं कि यार 21 अक्टूबर, हाँ मेरा बर्थडे था, उसके बाद ये हुआ था, तो 21 अक्टूबर होगा। याद आया? तो इस तरीके से अपने जीवन के अलग अलग जो है आप अपने सीन के माध्यम से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं अपने अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से उसको, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका होता है फैक्चुअल डेटा को तैयार करने का। याद रहेगा पॉइंट? चलिए आगे। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025, ये बहुत फेमस अवार्ड है, जानते होंगे। तो 24 अप्रैल को मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कौन, कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को भी इसे सम्मानित किया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को भी सम्मानित किया गया। जानते नहीं जानते आप इसके बारे में? ठीक है। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर की 2022 में निधन के बाद परिवार और ट्रस्ट ने सुर सामग्री की याद में इस सम्मानित पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हर साल उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने देश, समाज और उसके लोगों के लिए योगदान दिया हो। इसके पहले वर्ष लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इसके अलावा 2023 में यह पुरस्कार आशा भोसले को भी दिया गया था और लास्ट ईयर शायद अमिताभ बच्चन को दिया गया था, है ना। तो ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए, हाल ही में किसे वर्ष 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? अभी जस्ट हमने आपको बताया, कुमार मंगलम बिड़ला को। याद रहेगा? चलिए, आर्यभट्ट उपग्रह भाई साहब चर्चाओं में है। और चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में चर्चा की थी। और चर्चा इसलिए की थी क्योंकि आर्यभट्ट के निर्माण के जो है 50 वर्ष क्या हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण किया गया था और अभी 2025 चल रहा है, तो अप्रैल में अभी 50 साल इसके पूरे हो गए हैं। और आर्यभट्ट उपग्रह हालांकि लॉन्च के बाद कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन आर्यभट्ट ने भारत के लिए एक दूरगामी मील का पत्थर साबित हुआ और आगे चल करके इसने जो है बहुत सारी कामयाबियां अपने आपने हासिल की है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें कई सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब चूंकि मैंने अभी क्या कहा, मन की बात, तो प्रधानमंत्री जब मन की बात कहे ना भाई साहब, तो सुन लिया करिएगा। आप कांग्रेस के होंगे, सपा के होंगे, बसपा के होंगे, तृणमूल कांग्रेस के होंगे, किसी भी अन्य पार्टी के होंगे, डजंट मैटर। अगर मन की बात आती है तो चुपचाप संडे को सुन लीजिएगा। आप कहेंगे सर जी क्या है बात करते हो, हम तो फला पार्टी के, क्या सुने जी? तो सुन लीजिएगा इसलिए क्योंकि आप एग्जाम देते हैं, आप परीक्षार्थी हैं, आपके लिए एग्जाम निकालना जरूरी है। आप फला पार्टी क्या कर रही है, उसकी क्या सिद्धांत है, उससे आपको मैटर नहीं होना चाहिए। और वैसे भी कल को आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, सिविल सर्वेंट बनना है, और ऐसे में सभी पार्टियों का सम्मान आपके लिए होना चाहिए, कोई कैसा भी, क्योंकि आपको अलग अलग पार्टियों के साथ में काम करना है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन आप अगर एसडीएम बनेंगे, अगर आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे तो, या आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो आप तो परमानेंट रहेंगे ना भाई 60-62 साल तक। लेकिन ये लोग तो बदलती रहेगी सरकार, इसलिए आपको सभी के प्रति क्या रहना, सम्मान की भाव रखना है। और इससे हट करके, है ना, बिना किसी जो है किसी कंपैरिजन के या बिना किसी जो है अपने मन में द्वेष भावना रखते हुए सभी पार्टियों को सम्मान करना है। तो मोदी जी को सुनिएगा, या राष्ट्रपति को कोई संबोधन देते हैं, प्रधानमंत्री को संबोधन देते हैं, उनके संबोधन में क्या क्या बातें मुख्य होती हैं, उन पर प्रश्न खूब बन जाता है। इसको याद रखिएगा उस पॉइंट को। ठीक है, अब पता चल रहा है कि कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कभी कभी जरूर देख लीजिए, ऐसा नहीं है, मनोरंजन के लिए देख लीजिए, लेकिन लगातार उस पर काम मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है, इसीलिए भाई साहब बहुत चर्चाओं में। क्या? आर्यभट्ट जो है भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकसित किया था, यानी कि इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन, आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और आर्यभट्ट के बारे में आप जानते होंगे। अब आर्यभट्ट चूंकि चर्चाओं में है, तो आर्यभट्ट के बारे में भी आप पूछ लीजिए, जो है याद कर लीजिएगा। आर्यभट्ट आपके जरूरी है, तो ये टास्क मैं आपको देता हूं कि आर्यभट्ट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जो लॉन्चिंग तिथि थी इसकी आर्यभट्ट उपग्रह की, वो कब थी? 19 अप्रैल 1975, यानी कि 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। और चूंकि अभी 2025 चल रहा है, तो 19 अप्रैल 2025 को इसके 50 साल जो स्थापना के पूरे हो गए हैं।
लॉन्च जो स्थान था, स्थापना तो आपने देख ली, मतलब लॉन्च कब किया गया आपने देख लिया, लेकिन लॉन्च स्थान क्या था? बैकानूर कॉस्मोड्रोम, सोवियत संघ वर्तमान कजाकिस्तान में। लॉन्च वाहन क्या था? कॉस्मोस 3M रॉकेट था। ठीक है। विकास संस्था कौन थी? इसरो थी। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? जो मेन मोटो था इस उपग्रह का वो था खगोल और सौर भौतिकी से संबंधित वैज्ञानिक प्रयोग करना। आकार और वजन क्या था? आर्यभट्ट एक लगभग 26 पक्षीय बहुफलक, ठीक है, यानी कि पॉलीहेड्रॉन के आकार का था और इसका भार लगभग 360 किलोग्राम का था। तो ये जो है आपके आर्यभट्ट के बारे में कुछ फैक्चुअल जो है डेटा आपके सामने मैंने यहां पर दिए हैं, जहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। याद रहेगा पॉइंट? चलिए आगे। महत्व क्या था इसका? इंपॉर्टेंस क्या थी? तो आर्यभट्ट ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा जो है कदम जो है इसने हासिल किया था। इस उपग्रह के जरिए इसरो ने सैटेलाइट डिजाइन, निर्माण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया था। यद्यपि तकनीकी समस्याओं के कारण इसका संचार जल्दी बंद हो गया था, फिर भी इसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। तो बड़ी उपलब्धि थी आर्यभट्ट अपने आप में, और डैम श्योर है कि यहां से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। आगे इसरो के बारे में चर्चाओं में है तो देख लेते हैं। इसका नाम क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक भारत, और संस्थापक इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब? इंपॉर्टेंट है। इनको भी आपको क्या करना है? याद कर लेना है। याद रहेगा? चलिए आगे। वर्ष 2025 में आर्यभट्ट उपग्रह की स्थापना के कुल कितने वर्ष पूर्ण हो गए? बताओ जल्दी से, कमेंट करके फट से बताओ मुझे। आप कमेंट करके बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि कितने साल पूरे हो गए हैं आर्यभट्ट की स्थापना के। बताओ फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ, इसके कितने साल पूरे हो गए? जल्दी से मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताओ फटाफट, कमेंट करिए फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, प्लीज फास्ट। चले, ये होगा भैया 50 साल, है ना? डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। इसरो की स्थापना हुई थी, यह आज का अभ्यास प्रश्न है भैया। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसरो की स्थापना कब हुई थी। एक बात सुन लीजिए ध्यान से आप लोग, अच्छे तरीके से, प्यार से, अच्छे से, मोहब्बत से, इश्क से, कि कमेंट का उत्तर, मतलब कमेंट में उत्तर प्लीज जरूर दिया करिए। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे द्वारा पूछा गया प्रश्न हो सकता है कि आपकी परीक्षा में आ जाए, और अगर आज अभी इसका उत्तर आप दे देंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ हमने उत्तर दिया था। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यही प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, हालांकि बहुत आसान प्रश्न है ये, और यही प्रश्न आप एग्जाम में आ गया, अब आप कंफ्यूज आ गए, टेंशन में आ गए, 59 होगा, 79 होगा, 89 होगा, 69 होगा, क्या कीजिएगा? है ना बात? इसलिए मैं कहता हूं मुझे कोई पैसा नहीं मिलते हैं डिकोड एग्जाम की तरफ से ना, कि कमेंट आए तो पैसे मिल जाएंगे। इसका फायदा यह होता है कि हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। मुझे लगता है कि आप धैर्यतापूर्वक सुन रहे हैं मेरे वीडियो को, और प्रश्न भी एग्जाम के जरूरी होता है, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट मिलता है आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग प्लीज उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा लोग। चलिए, अब एक प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है कि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता रद्द किए जाने की घोषणा की गई है, इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, और आखिर इसके क्या जो है चीजें यहां पर होंगी, है ना, इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं। तो इसको पढ़िए, और इसी पर एक प्रश्न जो है घुमा के मैं और पूछ लूंगा अगले दिन इसी पर। ठीक है, तो इसको तैयार कीजिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी बिहार का एग्जाम हुआ है, बिहार में देखिएगा जितने प्रश्न मेंस के आए हैं सब के सब हमने डिस्कस किया अभी क्लास में। तो फिर से मैं कह रहा हूं प्लीज क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। और हां, अभी आरओ के सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, और अभी आरओ की 90 डेज की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, पीसीएस का बैच भी चल रहा है, और बहुत सारी चीज चल रही है। इसके लिए अगर आपको कुछ भी चीज करनी है तो आप जो है 8604409201 860444, ठीक है, 44090201, इस पर आप क्या करिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी कोर्स लेना होगा उस कोर्स का नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, जब बहुत जरूरी हो तो ही कॉल कीजिएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप कीजिएगा। बिजी रहते हैं इसलिए कॉल नहीं पिक हो पाएगी। ठीक है, तो जब बहुत आवश्यक हो तो कॉल कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं स्वतः आपको मैं कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, ये श्योर रहिएगा। चलिए, बाकी कोई गाइडेंस चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम है अगर आपको, तो भी आप मुझसे इस पर नंबर पर बात कर सकते हैं कि भाई पीसीएस तैयारी करनी है नहीं करनी है, पीसीएस का बैच लेना कि नहीं लेना है,
पीसीएस में कैसे तैयारी करें, तो ये सब बात भी आप मुझसे इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। ओके, चलिए फिर ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आपके सक्सेस की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।